बात शुरू करता हूँ आपके साथ जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया। 12 बजे का टाइम रखा था लेकिन 12:12 हो गए हैं। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट द डिले इन स्टार्टिंग। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, पहले सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहली कॉल ऑलरेडी काफी सारे कॉल्स के बाद अभी मैंने कॉल ले ली है। सो पहला सवाल लेते हैं और उसके बाद फिर मैं बाकी सवालों के जवाब देना शुरू करूंगा साथ साथ। जी हेलो। हेलो सर। हेलो जी, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? ओके, ठीक ठाक जी। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि मुझे सरनेम ऐड कराना था अपना बीआरपी में। ओके। तो उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन डालनी थी। ठीक। तो क्या एप्लीकेशन जाएगी? ओके। और उसमें जो बायोमेट्रिक लेटर्स आते हैं वो क्या पुराने नाम से आते हैं या फिर नए नाम से आते हैं? तो इसे नेम चेंज बट जस्ट एडिंग द सरनेम। देखिए, आप जब अपना नेम चेंज करते हो ना, नेम चेंज के अंदर अगर आपने अपने नाम के स्पेलिंग में भी कुछ फर्क किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखता हूं बुखारी, BUK के साथ लिखता हूं, मैंने अपना नाम चेंज करना है, BO करना है, तो दैट विल बी ए कंप्लीट चेंज ऑफ नेम। आपने जब सरनेम ऐड करना है तो वो भी आपका नाम पूरा चेंज हो रहा है। उसके लिए आपने BRP रिप्लेसमेंट फॉर्म अप्लाई करना है। BRP रिप्लेसमेंट फॉर्म की जो फी होती है, आई थिंक 300 समथिंग कुछ उसकी फीस है, वो आपने पे करनी होगी सर। और उसके बाद जब आपका बायोमेट्रिक कार्ड बनकर आएगा तो वो आपके नए नाम के साथ आएगा और उसके अंदर होम ऑफिस के अंदर आपके नाम की करेक्शन भी हो जाएगी और आपका सरनेम ऐड हो जाएगा। ओके? तो सर जो बायोमेट्रिक लेटर्स आते हैं हाँ। वो पुराने नाम से आएंगे, वो नए नाम से आएंगे, या सीधा बीआरपी ही चेंज होके आएगा? नहीं, आपका BRP ही चेंज होकर आएगा ना, और उसके साथ आपका जो कवर लेटर आएगा उसके ऊपर भी आपका नाम चेंज हो जाएगा। जी जी। तो उसमें जो बायोमेट्रिक होते हैं या डायरेक्ट कार्ड भेज देते हैं? नहीं जी, बायोमेट्रिक आपका पहले हो चुका हुआ है, सो इसलिए आपका उन्होंने सिर्फ कार्ड चेंज करना होता है। कई दफा वो कर देते हैं कि जी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन अपग्रेड करनी है, अपडेट करनी है, सो उसमें आपको दोबारा बायोमेट्रिक्स भी कह सकते हैं करने के लिए। ओके, यू आर वेलकम जी। ओके, बाय बाय बाय। दोस्तों, मौका नहीं मिला आज का कोई भी इंट्रोडक्शन करने का, लेकिन जैसे आपके भी कॉल्स आते हैं तो मैं शुरू तो करूंगा इसके ऊपर। लास्ट टाइम जो मैंने फेसबुक लाइव किया था, जो एक कानून और आप वाला था, उसके बाद बेतहाशा कॉल्स आ रही थी जो कि उस घंटे के बाद भी आ रही थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जब काम पे होऊंगा तो मैं सारा दिन कॉल्स अटेंड नहीं कर सकूंगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के जहां पे वो पूछते हैं कि अच्छा जी आगे क्या हो रहा है, मैं अपनी कॉल का आपका जवाब दे सकता हूं। कल किसी का फोन आया कि जी सिर्फ 6-7 सवाल पूछने हैं, मैंने बुखारी साहब से बात कराएं, अभी मैं फेसबुक लाइव पे बात नहीं कर सका था। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट। प्लीज उसको मेरी तरफ से ये मत समझे कि मैं बड़ा कोई वो घटिया आदमी हूं या मैं बहुत कोई ग्रीडी आदमी हूं कि मैं आपसे पैसे मांगता हूं कंसल्टेशन के लिए या काम करने के लिए पैसे मांगता हूं। ऑब्वियसली बंदा अपनी रोजी रोटी कमा रहा होता है। यहां पे आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए ही ये मैं फ्री सर्विस प्रोवाइड करता हूं। ओके? अभी मैं कुछ आपके साथ शेयर भी करूंगा जो हमने अपनी फी के अंदर, फी स्ट्रक्चर में चेंजेस की हैं। जैसा मैंने बताया था कि हमने ऑफिसेज अपने चेंज किए हैं, अपना सारा स्ट्रक्चर चेंज किया है। सो अगर हमारी कोई कॉस्ट के अंदर फर्क पड़ा है, सो मैं हमेशा एक डिफरेंट तरीके से आप लोगों के साथ काम करता रहा हूं और अभी भी मैं ये चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जो मैंने अपनी कॉस्ट्स को सेव किया है, I am passing over those costs to my clients. So, खासतौर पे अपील्स के जो मैटर्स होते हैं, जहां पे मैं अगर आप मुझे इंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल हमें अपील के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं और हम आपको 2000 प्लस बैरिस्टर फीस कोट करते हैं या 2500 प्लस बैरिस्टर फीस कोट करते हैं, उसको हमने अब चेंज करना है। और वो 3000 जो हम चार्ज करते थे वो उसको चेंज करके अब 2000 कर दिया। सो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अगर कोई चाहता है कि मैं खुद कोर्ट में जाऊं, उसके ऊपर भी मैंने अपनी फीसें भी काफी कम कर दी हैं। सो अगर आप बात करना चाहते हैं अपील्स के बारे में, यू विल सी देयर इज अ बिग डिफरेंस कि जो मैं पहले चार्ज करता था और जो अब हम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आई एम पासिंग ऑन दैट कॉस्ट इफेक्टिवनेस टू यू। अगला सवाल लेते हैं जी। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए। ठीक ठाक है जी बताइए। एक सवाल पूछना था। मैं टियर 1 वीजे पे टियर 1 एंटरप्रेन्योर ठीक जी, टीम इंटरप्रेन्योर बिजनेस वीजे पे। तो मैंने मेरी वाइफ और बेटी का डिपेंडेंट वीजा लगवाया था ठीक लास्ट ईयर। तो मैंने वीजे के बाद उनको 1 महीना मेरे पास रखकर फिर वापस भेजा दिया था ओके स्टडीज। ठीक है। तो अभी वो बैक होम लगभग 10 महीने से उधर ही अभी कंटिन्यू चल रही है। तो अभी इनको मैं वापस बुलाने का इरादा कर रहा हूँ, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपस में? नहीं, प्रॉब्लम होने वाली क्या बात है? अभी उनका कब का वीजा लगा हुआ है? कब तक का वीजा लगा हुआ है? अभी मई 2020 तक का लगा हुआ। हाँ, तो दैट्स फाइन। वो आप वापस आना चाहें किसी भी वक्त फ्लाइट पकड़े वापस आ जाएं, दैट्स इट, कोई मसला नहीं। ऐसा कि इस तरह का कोई चक्कर नहीं है कि 90 डेज 180 डेज क्यों थे बाहर आउट ऑफ कंट्री?
सर जी देखो, बात वो होती है कि वो मुसीबत चलती जा रही है सड़क के ऊपर दूर, आप कहते हो नहीं 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 मेरे सर पे आके बैठो। क्यों परेशान हो रहे हो फजूल में? आप कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने उनके लिए डिपेंडेंट वीजा अप्लाई किया, वो वापस चले गए फॉर वॉट एवर रीजंस। अब आप चाहते हैं कि वो दोबारा से आ जाएं वापस, उनके पास वीजा भी है, वैलिड वीजा है, आराम से वो वापस आ जाएंगे। एयरपोर्ट पर उनसे पूछा जाएगा कि अच्छा जी आपका क्या इरादा है, तो वो ये बताते हैं कि अपने हस्बैंड को ज्वाइन करने आ रही, एंड दैट्स ऑल। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आराम से आप बुला सकते हैं उनको। एक और एक सवाल ये था कि हमने तो ऐसा मतलब एप्लीकेशन में तो कोई इस तरह का सवाल भी नहीं था कि स्टडीज कर रहे हैं या हाउस वाइफ करके बताया था। हाँ। तो ऑब्वियसली 1 साल का गैप लगभग आ जाएगा क्योंकि इनके एग्जाम है अगले नेक्स्ट मंथ, मंथ टाइम में। तो भाई हम अगर रीजन कुछ बनता है एयरपोर्ट पे तो क्या बताना चाहिए? भाई कोई रीजन नहीं बनता, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट अननेसेसरीली। कोई ऐसा रीजन नहीं है, कोई ऐसी किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है, देखो उनके पास डिपेंडेंट वीजा है, आप टियर 1 एंटरप्रेन्योर पे हैं, वो आपकी डिपेंडेंट है, दैट्स इट। वो सारा दिन बैठ के घर पे मक्खियां मारें या बाहर जाके धूप सेकें या सिर्फ बारिश के अंदर खड़ी रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके आपने जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं सिर्फ आके बताते हैं ये मेरा वीजा है, मेरा हस्बैंड अभी भी एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, आपके बिजनेस के बारे में पूछा जा सकता है, वो आपने बताना होगा सारा कुछ। दैट्स ऑल। ठीक है, चले, ऑल द बेस्ट जी। ऑलराइट, you're welcome जी, you're welcome। ओके जी, अगली कॉल लेते हैं। अच्छा मेरा ख्याल है कोई मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी कॉल्स कर रहे हैं। वाह अच्छा जी, चलें मैं ट्राई करता हूँ क्या हो सकता है यहाँ पे। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अली साहब, आपको ऐसा बोलता था कि होम ऑफिस हमें जीआर में डाल दे, तो उसका क्या मतलब होता है? होम ऑफिस आपको जीआर में डाल दे? कैसे सर? होम ऑफिस तो आपको जीआर में नहीं डाल सकता। जीआर में आप तब जाते हैं जब आप खुद जाना चाहते हैं। अगर आपका कोई रिफ्यूजल आया, उस रिफ्यूजल के ऊपर आपको अपील का राइट नहीं मिला और आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, और जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता तब आप जीआर के अंदर जाते हैं। अब आप बताइए आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे मैं आपका क्लाइंट हूँ और मुझे रिफ्यूज किया है वो लोगों ने, तो उनको क्या किया है आपको? वो रिफ्यूज किया है वो लोगों ने। अच्छा, तो ऐसा बोल रहा था कि वो आपने मुझे बताया गया कि जीआर में हम जाएंगे, तो जी हमने जीआर में डालने का है। सर आप मेरे क्लाइंट हैं, आपका क्या नाम है हुजूर बताइए? मिस्टर काऊ जी। अच्छा ओके, आप मुझे ये बताइए सर, आप मुझे फेसबुक पे क्यों फोन कर रहे हैं? आप मेरे क्लाइंट हैं भाई, आप मेरे दफ्तर फोन करेंगे, आप मुझसे बात करेंगे, मुहद्दिस बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, नो प्रॉब्लम। तो मुहद्दिस भाई क्या बात है यार, आप मुझसे बात कीजिए ना, फोन करके दफ्तर में बात करें या मुझसे आके मिल लीजिए, इधर पूछें। आपने यहां पे क्यों पूछना है? अब अगर आपने पूछ लिया तो मैं आपको जवाब देता हूं। आपकी एप्लीकेशन की गई, एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज हुई, होम ऑफिस ने आपको अपील का राइट नहीं दिया। अब मैंने आपको यह चीज बताई है जो आपको ईमेल भेजी गई है कि आपके पास जब कोई और राइट नहीं होता तो आपको जुडिशियल रिव्यू में जाके चैलेंज करना होता है, क्योंकि आपको उसको चैलेंज करने का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है सर। सो अब हमने जो चीज करनी है, हमने जुडिशियल रिव्यू की पहली स्टेज करनी है। पहली स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल। प्री एक्शन प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि हम जुडिशियल रिव्यू यूनिट को भेज रहे हैं कि जी आपका केस गलत रिफ्यूज किया गया है, ये रीजंस है जो हम ग्राउंड्स बनाते हैं, जो मैं आपके ग्राउंड्स बनाऊंगा उसके अंदर। उन रीजंस के ऊपर अगर उन्होंने डिसीजन चेंज कर लिया तो हमें दोबारा मौका मिलता है कि वो अपना डिसीजन दोबारा करेंगे। हो सकता है उस पर आपको अपील का राइट मिल जाए, या हो सकता है उसके ऊपर आपको स्टेटस ग्रांट कर दे। अगर वो चीज नहीं करते तो दूसरी चीज पे नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो ये कि हम जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन करते हैं। अगर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, या होम ऑफिस के जो वकील होते हैं जिनको हम गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट ने फिर फैसला करना है, और कई दफा वो हमारे ग्राउंड्स पढ़ के कहते हैं कि हाँ वाकई हमारे क्लाइंट का यानी होम ऑफिस का डिसीजन ठीक नहीं है। वो डिसीजन विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करके आपको दोबारा मौका दिया जाता है कि आपके केस को वो दोबारा देखेंगे। अगेन उसके ऊपर आपको या स्टेटस दे दिया जाता है, या दोबारा अगर रिफ्यूज करते हैं तो अपील का राइट मिलता है। ठीक है, वहां पे हम कंसेंट ऑर्डर साइन कर सकते हैं। अगर आपकी हेयरिंग, अगर आपकी वहां पे अपर ट्राइब्यूनल पे जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन भी रिफ्यूज हो जाती है, फिर भी आपको 9 दिन का टाइम मिलता है आगे कि आप ओरल हियरिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे फिर बैरिस्टर कोर्ट में जाता है और जज के सामने आपकी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन को आर्ग्यू करता है एट एन ओरल हियरिंग। वहां पे 30 मिनट्स का या 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, तो वहां जाके फिर फैसला जज करता है कि परमिशन ग्रांट होनी चाहिए कि नहीं। ठीक है सर, एनी टाइम सर, एनी टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अगली कॉल लेते हैं। जी हेलो। हाय हाय buddy। हेलो जी। हेलो जी गुड आफ्टरनून।
हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ अभी आवाज आ रही है। जी बताओ। हाँ जी बुखारी जी, मेरा सिर्फ एक सिंपल ये क्वेश्चन था हाँ। कि मेरे ना जल्दी से इस महीने मेरे 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे मैं 2009 में एज ए स्टूडेंट पे यहाँ पे आया था। ठीक। अभी मैं टीयर 2 पे काम कर रहा था। टीयर 2 मेरा अभी सेम, जब करंट जो स्टेटस है वो टीयर 2 में था। ठीक। ठीक है। सो लेकिन लास्ट ईयर नवंबर में ना कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे को कोई कर्टेलमेंट नहीं मिला है। ओके। जैसे मैं वेट कर रहा हूँ, अब तक कोई कर्टेलमेंट लेटर नहीं आया है। ठीक। सो आपको क्या लगता है कि 10 साल के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं इसमें? जी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस बेस पे नहीं अप्लाई करना कि आपका टीयर 2 का वीजा इंडेफिनिट लीव आपको दिलवा रहा है। आपकी बेस बन रही है 10 साल लीगल स्टेटस की। अगर 10 साल के लीगल स्टेटस के अंदर आपका कोई गैप नहीं आया हुआ और आपकी कंपनी रिवोक होने के बाद भी आपको कोई कर्टेलमेंट सर्व नहीं की गई है, तो दैट मीन्स कि आपका जो बीआरपी कार्ड है वो अभी तक वैलिड चल रहा है। ठीक है ना? जब आपको कर्टेलमेंट नहीं आई है तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं कि आपके 10 साल पूरे लीगली कंप्लीट हुए हैं विदाउट एनी गैप। हाँ, गैप तो नहीं है सर पहले, क्योंकि 4-5 साल स्टूडेंट में था। बस ठीक है, देन दैट्स फाइन। अगर आपको कोई गैप नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फिर इंडेफिनिट लीव के लिए ऑन द बेसिस कि आपके 10 इयर्स लीगली कंप्लीट हुए। लेकिन आप जानते हैं, आपने सिर्फ मेरे ये कह देने पे फौरन जाके फट एप्लीकेशन नहीं कर देनी इंडेफिनिट लीव की। यहां पे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आपने अगर ये चीज करनी है और जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने उसके बेस पे करना है तो या तो मुझे आके दिखाइए पहले, और अगर आपकी एप्लीकेशन मैं कर रहा हूं तो फिर मैं उसको कंफर्म करूंगा। अगर कोई और वकील कर रहा है तो उसको भी कहिएगा कि वो सारा कुछ चेक करे, बिकॉज आप जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं मैं सिर्फ उसकी बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं यहां पे। इट इज नॉट लीगल एडवाइस, प्लीज। ओके, ठीक है। नहीं, वो जैसे वैसे ऑनलाइन जो राइट टू वर्क चेक करके देखते हैं ना, वो तो मैंने किया था, उसमें तो अभी तक शो हो रहा है। नहीं ठीक है, वो सब कुछ सही है भाई, लेकिन सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि सिर्फ मेरे यहाँ पे फेसबुक लाइव पे कह देने से आपने एप्लीकेशन नहीं कर देनी। कल को मुझे पता चल रहा है कि जी आप मुझे बुरा भला कह रहे हैं कि जी बुखारी ने मरवा दिया किसी चीज का, अगर मुझे पता नहीं था। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ठीक है जी? नहीं सर, ठीक। ओके, थैंक यू सर। चले, ओके, यू आर वेलकम जी, यू आर वेलकम। ओके, अगली कॉल लेते हैं जी। अगर अगली कॉल कोई पेंडिंग है, वाह, अभी बहुत सारे मिस्ड कॉल्स के मैसेजेस आए हैं और अगली कॉल कोई इस वक्त चल नहीं रही है। अच्छा, एक साहब मेरे ख्याल है व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी भेज रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम हुजूर, लेकिन मैं भी आपकी कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता वहां पे। अच्छा, कॉल लेते हैं जी। हेलो जनाब। हाँ जी सर, आपका सवाल पूछना था जी। बताइए। हाँ जी, तो सर एक्चुअली मेरी वाइफ को यहाँ पर जैसे 10 साल हो गए हैं जी, 10 इयर्स हो गए हैं। हाँ। और उनका मतलब कोई रिफ्यूजल नहीं था, उसके बीच एक रिफ्यूजल थी, उसको रिकंसीडर करके उनको वीजा मिला था ना। ठीक। तो 2 साल रिपोर्टिंग पर भी रहे थे मेरे मिसेस। तो वो 10 ईयर अभी जो चल रहा है इन कंट्री अपील राइट में केस चल रहा है। अच्छा। तो सर उसका क्या चांसेस है आईएलआर के? आईएलआर के 10 इयर्स की बेस पे? हाँ जी मेरे भाई थोड़े कम चांसेस है आपके, वो इसलिए कि अगर उनको 2 साल रिपोर्टिंग पे भी जाना पड़ा है तो इसका मतलब रिपोर्टिंग पे बंदा तभी जाता है ना जब आपके पास लीगल स्टेटस नहीं चल रहा होता। नहीं, लीगल स्टेटस सर उनका ये था ना, जब हमने जुडिशियल रिव्यू किया था तो उन्होंने रिकंसीडर किया था, केस वापस लिया था उन्होंने, अपना जो डिसीजन था वो विड्रॉ करवा लिया था। ओके फाइन, चलो आपकी एप्लीकेशन डाली गई, इन टाइम डाली गई, उसको रिफ्यूज किया गया, रिफ्यूज करके आपने उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर दिया क्योंकि आपको अपील का राइट नहीं मिला। जुडिशियल रिव्यू में जाके उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमारा डिसीजन गलत था और उन्होंने अपना डिसीजन विड्रॉ कर लिया। अब वो डिसीजन विड्रॉ करने के बाद अगर आपका फिर भी सारा लीगल टाइम चल रहा है, उनका डिसीजन अभी तक आया नहीं दोबारा वो रिकंसिडरेशन का, आ गया सर उसको एज ए प्रेगनेंट सो वो जो डिसीजन आया था उसके ऊपर उनको स्टेटस मिल गया ना? हाँ जी सर, उनको 7 मंथ का वीजा मिला और उस 7 मंथ्स के बाद सर हमने फिर आईएलआर दूसरी लगाई है, फर्दर लीव टू रिमेन। ठीक। तो फर्दर लीव टू रिमेन रिफ्यूज की उन्होंने इन कंट्री अपील राइट के साथ। वेरी गुड, अगर ये सब कुछ चल रहा है तो आपका सारा सेक्शन 3C कवर कर लेगा। अच्छा, क्योंकि सिर्फ जो आपका टाइम बीच में आया, जो आपका जुडिशियल रिव्यू वाला टाइम है ना, सिर्फ वो वाला आपका आउट होता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो भी अपना डिसीजन विड्रॉ कर लिया तो आप कह सकते हो कि जी जो डिसीजन विड्रॉ किया गया इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई फ्रॉम द डेट जहां से उसको रिफ्यूज किया गया था। सो आपका पूरा आर्ग्यूबल केस बन सकता है उसके ऊपर। अगेन मैं वही कहूंगा, प्लीज खुद मत कीजिएगा जी। सारी एप्लीकेशन ऑन टाइम थी और उससे
और यही है कि उसका सारा कुछ ऑन टाइम ही डाला है हमने, और नवंबर में 10 साल। सर मुझे वनडे डिसीजन जाना चाहिए, इसका कोई फर्क पड़ता है वनडे डिसीजन? नहीं, वनडे पे कर लो, बहुत अच्छा है। वनडे का तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। वनडे का देखो फायदा क्या है, आप जो अपना केस बना के प्रेजेंट करते हो उनको, उस केस के अंदर अगर आपने सारी अपनी आर्ग्यूमेंट सही बनाई हुई है, आपने अपना सारा एविडेंस लगाया हुआ है, आपने लॉ पूरा उनको बताया हुआ है, आपको पता है एग्जैक्टली आपकी वीकनेसेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, अगर आप उसके मुताबिक अपनी एप्लीकेशन तैयार करते हो तो उसी दिन आपका फैसला किया जा सकता है, विच इज द बेस्ट थिंग टू डू। ठीक है। और सर इसके लिए हमें वो चाहिए, टेस्ट चाहिए हमें, टेस्ट यूके का जो जी, लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना होगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी प्रोवाइड करना होगा, अनलेस उन्होंने यहाँ से डिग्री की हुई है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी B1 लेवल का देना होगा। ओके सर, उन्होंने डिग्री की है तो उसका देना नहीं पड़ेगा फिर? देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, अभी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। प्लीज अब आपने जब अपनी एप्लीकेशन करनी है खुद मत कीजिएगा प्लीज, ओके? ये नहीं करना कि मैंने अली बुखारी से फेसबुक लाइव पे बात कर ली थी तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया मैंने क्या करना है। प्लीज डोंट डू दैट। अपने वकील के पास जाइएगा, हाँ, अपने वकील के पास जाइएगा, या मेरे पास आना है तो मेरे पास आइएगा, बट प्लीज इसको अभी आपने ऐसे नहीं करना। अच्छा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है? मुझे अक्सर लोग सवाल ये पूछ रहे होते हैं, जो मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे होते हैं कि अच्छा मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेज दें। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट जी, वो मैं नहीं कर सकता। आपको मैं सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकता, सारा कुछ लिख के नहीं दे सकता, वही तो मेरा काम होता है। सो आप मुझसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हो। आपने मुझसे पूछा कि उनका टाइम लीगल काउंट हो सकता है कि नहीं, और मैंने आपको बताया कि जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर मुझे लगता है कि उनका सारा टाइम लीगल काउंट होगा। जब टाइम आता है एप्लीकेशन करने का, गो टू अ लॉयर और कम टू मी, मैं फिर आपको बताऊंगा सही कि इसको कैसे करना है। ओके, चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम जी, यू आर मोस्ट Thank you, वेलकम। sir. ओके, Okay. ऑल द बेस्ट जी, बाय बाय बाय। ओके जी, अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे। बताइए। मैं ये पूछना चाहता था कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, जिसमें मेरे भाई बहन है और मेरी अम्मी है। अच्छा, तो मैं ही उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उनका भी केस बना सकता हूँ यहाँ पे लाने के लिए, ब्रिटेन लाने के लिए उनको? वेल बिल्कुल बन सकते हैं जी। अब उनकी एजेस क्या हैं, उनके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आप उनकी एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशंस डाल सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या सिचुएशन है। सो उसके अंदर जो कानून कहता है वो यही है कि जी बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और डिसेबिलिटी वो अपने आप को ऑन अ डे टू डे बेसिस लुक आफ्टर नहीं कर सकते, उनको लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत है, और अगर वो केयर उनको वहां पे नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी या नॉन अफोर्डेबिलिटी, तो आप उनको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं अगर आप उनके स्पॉन्सर हैं। सो ये उस तरह का सवाल नहीं कि मैं आपको यहां बैठे बैठे जवाब दे सकूंगा। आई विल नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी सिचुएशन क्या है। बेहतर है जो मैंने आपको बताया, या तो इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर लीजिए जाके, एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव, आप जाके खुद सारा कुछ इसके ऊपर फाइंड आउट कर लीजिए। बट अगर आप ये चीज करना चाहते हैं, आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट, ये एप्लीकेशंस डिफिकल्ट होती हैं, टेक्निकल होती हैं, आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप पहले किसी वकील के साथ या मुझसे मिलना चाहें तो मुझसे मिलकर बात कर लीजिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपने एप्लीकेशंस कैसे करनी है। बट यस, इट इज पॉसिबल, हो सकता है काम आपका। ठीक है। और आपसे मिलने की क्या फीस है अभी, आपकी जो करंट फीस? मैं £60 चार्ज करता हूं जी कंसल्टेशन के लिए। मैं आपके साथ बैठ के आपका केस डिस्कस करूंगा, आपकी सिचुएशन समझूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी केस के अंदर मैं क्या कर सकता हूं और हमारी क्या फीस होती है, कितना टाइम एक्सपेक्टेड है, क्या डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेक्टेड है, उसके मुताबिक फिर आप आगे से अपना माइंड मेकअप करते हैं। ओके, और मेरी कंसल्टेशन के लिए आपको आना जरूरी नहीं है, हम फोन के ऊपर भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर मैं फोन के ऊपर पे कर देता हूं तो फोन के ऊपर आप बता देंगे कि क्या क्या मुझे करना होगा और वो चीजें देखिए चाहिए। अगेन, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं आपको फोन पे सारा केस रिजॉल्व करके दूंगा कि अच्छा जी क्या क्या आपको चाहिए, मैं उसके लिए भी एक फीस चार्ज करता हूं जो अलहदा होती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगले 6 महीने आपको क्या क्या तैयारी करनी है ताकि आपका केस कामयाब हो सके। अब उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप्स उठाने आपने, मैं वो भी आपको गाइड कर सकता हूँ। वी स्टार्ट फॉर अ फी ऑफ 500 ऑनवर्ड्स, उसके अंदर मैं फिर आपको सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूँ कि अगले 6 महीने, अगले 8 महीने, 10 महीने आपको क्या एविडेंस तैयार करना है। वो जब आप तैयार कर लेते हैं फिर आप मेरे पास आते हैं, मैं उस एविडेंस को चेक करता हूँ और अगर मुझे लगता है कि हाँ सही है, अब हमारे पास एक फाइटिंग चांस बनता है उस केस के लिए, तो फिर मैं आपको केस एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है जनाब, चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज। हेलो, ओह मेरा ख्याल है साथ ही वो दूसरी कॉल भी मिस हो गई है। अच्छा जी, आ गई अब दोबारा कॉल जी। हेलो, अस्सलाम
जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग अबाउट मी है सर। मैं ये पूछना तो मैं यूरोपियन फैमिली मेंबर था, लेकिन बिफोर यूरोपियन फैमिली मेंबर के मैं यूके में एज ए स्टूडेंट विजिट आया था 2010 में, ठीक है। तो सर 2012 में जो है मेरे कॉलेज ने मेरी रिपोर्ट कर दी थी अबाउट कि मैंने उनको फीस पे नहीं। अच्छा ठीक है जी। और उसके 2 महीने के बाद मुझे वो 60 डेज का लेटर आया था, लेकिन 60 डेज के लेटर के 2 महीने के बाद मैंने शादी कर दी यूरोपियन। ठीक। मुझे पहला वीजा भी मिल गया और अब मुझे PR भी मिल गया। ठीक। लेकिन मेरा बीच में वीजा जो है वो कर्टेल हो गया था। ठीक। तो कर्टेल के 1.5 महीना मैंने विदाउट मतलब कुछ किए बगैर ही मैंने उसके बाद शादी की। ऐसे मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ सर? सर अभी आप उसके लिए कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि वो 1.5 महीने का जो आपका टाइम है वो आपका गैप काउंट होगा। ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी उन्होंने एक कर्टेलमेंट का लेटर आपको भेजा 2012, लेट्स से जून, आज कौन सी तारीख है जी, 11 जून को आपको उन्होंने भेजा। 11 जून 2012 को उन्होंने आपको लेटर भेजा कि जी 11 जून से जुलाई से अगस्त, यानी 11 अगस्त तक का 60 डेज का हम आपको टाइम दे रहे हैं। आपने 11 अगस्त तक कुछ नहीं किया, 11 अगस्त आई और गुजर गई, अब आप ओवरस्टे हो गए। उसके बाद फिर आपने 1.5 महीने बाद जाके शादी की, शादी की बेस पे आपने एप्लीकेशन की यूरोपियन नेशनल के साथ, वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई और आपको वीजा मिल गया जाके। लेट्स से आई डोंट नो आपने शादी कब की होगी, उसके बाद अगर अगस्त में हुआ तो अगस्त के बाद तो सितंबर अक्टूबर, लेट्स से अक्टूबर में आपने जाके शादी की होगी। अक्टूबर में अगर आपने शादी की और उसके बाद एप्लीकेशन डाली, मेरी शादी भी मेरा वीजा 10 में कर्टेल हुआ था और अक्टूबर में मैंने शादी की है। राइट, ठीक है ना। सो अगस्त में आपका वीजा कर्टेल हुआ और अक्टूबर में जाके आपने शादी की है। सो वो जो आपका टाइम गुजर गया बीच में, वो आपका लीगल टाइम नहीं है जी। सही है। ठीक है। सो अब आप अगर आप नेशनैलिटी के लिए पूछ रहे हैं मुझसे कि जी आपने नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, किस चीज के लिए पूछ रहे हैं आप? नेशनैलिटी के लिए पूछ रहे हैं ना, क्या आपने अब नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पिछले 5 साल देखे जाते हैं, वो तो कानून कहता है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं, IDIs हैं, जो इमिग्रेशन डायरेक्टरेट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके अंदर कहा गया है कि आपके पिछले 10 साल को देखा जाएगा कि पिछले 10 साल में कहीं पे भी कोई टाइम आपने इन ब्रीच ऑफ रूल्स तो नहीं गुजारा। अब आपका सिर्फ वो 1.5 महीने का टाइम पीरियड है बीच में। ओके जी। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यानी अगर आपको डज पड़ जाती है कि आपकी फीसें वगैरह सारी जाया जाती हैं, अगर आप एप्लीकेशन करते हैं वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है, अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं तो एक दफा ट्राई करके देख लीजिए। वे यू कैन आस्क फॉर अ डिस्क्रेशन टू बी एक्सरसाइज्ड कि जी वो जो मेरा 1.5 महीने का सिर्फ टाइम पीरियड है, पूरे 10 साल में मेरा सिर्फ एक पीरियड आ रहा है जो 1.5 महीने का है, जो ओवरस्टे का आ रहा है। उसमें एक और चांस भी है जी। मैडम ने जिस कॉलेज ने मेरी रिपोर्ट की थी, वो मैडम जो है वो आजकल अंदर है। अच्छा। 2 नंबर कॉलेज की वजह से अच्छा, उनको सजा हो गई है 2 साल और 3 महीने की। ओके राइट। जिस कॉलेज ने मेरी कंप्लेंट की थी, उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी वही आजकल अंदर है। अच्छा, चले खैर, कहने का मतलब यह कि आप अपने कोई ना कोई केस को अगर आप आर्ग्यू करना चाहें तो डिस्क्रेशन के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं। उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें जो 2 + 2 = 4 वाली बात है, उसके अंदर होम ऑफिस की पोजीशन अब यह है कि आपके पिछले 10 साल में कहीं पे भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपका एक गैप आ रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन करते हैं तो उस गैप को आप कवर करने के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। उन रिप्रेजेंटेशंस की बेस पे अगर उन्होंने मान लिया तो बात आपकी बन जाएगी, अगर नहीं माना तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देंगे और ये कहेंगे कि जी हमने अपना लॉ सही अप्लाई किया है और इसकी बेस पे आपका रिफ्यूजल सही बनता है। एंड दैट्स आपका मैनचेस्टर में भी ऑफिस है? सर मेरा मैनचेस्टर में ऑफिस नहीं है, लेकिन मैं अब रेगुलरिटी के साथ अपना लंदन का ऑफिस अटेंड करता हूं और मैनचेस्टर भी जाता हूं। अब मैनचेस्टर की, बल्कि अभी हम जो अपनी वो फेसबुक वगैरह के ऊपर सारा मैं बताना शुरू करूंगा 20 जून को इंशाल्लाह, 20 जून थर्सडे को मैं मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। सो अगर आप मिलना चाहते हैं तो फिर वहां करेंगे। पहले मैं करता था हर थर्सडे या मैनचेस्टर या बर्मिंघम, अब मैंने वो करना जरा कम कर दिया बिकॉज बहुत हेक्टिक हो गया था। सो अब मैं ये करता हूं कि एक दिन रखूंगा, काफी पहले से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि जी ये डेट है, ये दिन है जब मैं वहां पे जा रहा हूं। सो आप अगर मैनचेस्टर में मिलना चाहते हैं तो 20 जून को इंशाल्लाह मैं मैनचेस्टर से लोगों से मुलाकात कर रहा हूं और 27 जून को इंशाल्लाह बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। सो बहुत शुक्रिया। मैं 20 जून को आपका मैनचेस्टर का आपके ऑफिस, लंदन वाले ऑफिस से वहां से एड्रेस ले लूंगा कि आप कितने। बिल्कुल जी, आपने सिर्फ फोन करना है। जो मैं बर्मिंघम और मैनचेस्टर की अपॉइंटमेंट्स करूंगा वो दोनों वहां पे क्राउन प्लाजा के अंदर करूंगा, यानी हाँ जी, मैनचेस्टर का जो क्राउन प्लाजा है शूट हिल में, वहां पे इंशाल्लाह 20 तारीख को मैं अपॉइंटमेंट्स करूंगा, और बर्मिंघम का क्राउन प्लाजा है जो सिटी सेंटर में है, वहां पे मैं करूंगा, जो मेल बॉक्स के साथ है। बिल्कुल ओके, बहुत शुक्रिया सर। यू वेलकम जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अगला सवाल पकड़ते हैं, अगर कोई अगली कॉल पेंडिंग है तो। हाँ है जी। जी हेलो।
हेलो सर, अपनी वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए, वरना आप उधर सुनते रहेंगे और मेरी आवाज मिस हो जाएगी आपसे. Hi. हाय, हाउ कैन आई हेल्प? Hello. Hi. I need a one question about the stateless child born in UK. ओके, या We are basically from a Nepalese parents, and Yes. the child is born in UK. Uh-huh. And she hasn't registered as in the embassy. यस, And I can get the acquisition letter from the embassy as well. Yep. Does it apply for the only Indian or something Sri Lankan, or it apply for all of them? I don't understand. the simple principle of MK India was the case, and I've been talking about that ever since the case came out. The simple principle of the case is that if you belong to a country where your child is not a national of your country by birth, and you have not registered the child as a national of your country, then you can take advantage of this principle. It's as simple as that. Now, I don't know what the Nepalese law says. If the Nepalese law says that as soon as the child is born to Nepalese parents, wherever it could be in the world, the child is born Nepalese, then you can't take advantage of this, because by operation of law, the child would be a Nepalese child. Okay? Now, if the law does not say that the child born in the UK to Nepalese parents is Nepalese by birth, then the second stage comes in, where they say that you can go and register the child as a Nepalese national with the Nepalese embassy. Now, if you say that I've not registered the child with the Nepalese embassy and the embassy is willing to give you a confirmation of that, that is one thing. But you need to have a confirmation that the child is not registered with the Nepalese embassy, as well as the child cannot be registered as a Nepalese national with the Nepalese embassy. Okay? This is a change that has come in from the 29th of March this year. So, if you simply provide a letter saying that the child is not registered and the child is not born a Nepalese national, that in itself is not going to be enough anymore. The principle can apply to any country, to any nationality. But your country's law has to confirm that the child is not going to be a national of your country by birth, and secondly, that the child has not been registered and cannot be registered. If you can provide that evidence, certainly you can take advantage of this. Okay? Yeah, I can provide just she's not registered, but we can provide she cannot be Yeah, well, that's the problem. This is why the Home Office changed it. This is why the Home Office changed it, because people were able to get letters from their embassy very simply saying, well, here's my child's letter saying that the child is not registered. So the Home Office have made a change on the 29th of March. Now they want to see that the child is not registered, and secondly, confirmation that the child cannot be registered. So both the things need to be done now. Okay? Yeah, but we do application, that's a waste of just money or time then. Well, yeah, that's what you need to do. Like I said, do not do an application unless you have all this evidence, because if you do it without the evidence, you are likely to be refused. Okay. Okay? Okay, so otherwise we have to wait for 7 years, yeah? Well, yes, of course, the 7-year concept is always there. That the law is, as it is today, the law says that if the child has spent more than 7 years in the UK and is still under the age of 18, and you can prove that it is unreasonable to remove the child from the UK, then certainly you can apply on that basis and you can be successful. All right, thank you very much. All right, you're most welcome. Okay. All the best. Bye-bye. Bye. ओके, 1 मिनट दीजिएगा जी, जरा एक घूंट पानी का पी लूं, फिर आपसे बात करता हूं आगे। यार थोड़ी सी प्यास लग रही है। हाँ जी, अब बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत? ये कोई मैं 100 दफा कॉल मिलाई है तो फिर जाके बड़ा स्टैमिना है आपका मेरे भाई, बड़ा स्टैमिना है। मैं इसलिए बार बार रिमाइंड कराता हूं लोगों को कि ये सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आप कभी भी मुझसे बात करना चाहें 0208446549 ऑफिस का नंबर है, दफ्तर फोन कीजिए, आके मिल लीजिए, फोन पे बात कर लीजिए, जो भी है। हाँ, फ्री बात करनी तो फिर 100 दफा आपको मिलाना पड़ता है, कई दफा, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग। आप मुझे बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 2 दफा मैं अरेस्ट हो चुका हूँ, ठीक है, और आगे मैंने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है स्पाउस वीजा पे, तो वो 10 ईयर मेरी जो कंडीशन ये थी, ऑब्वियसली फाइनेंशियली तौर पे मैंने काम नहीं किया था क्योंकि मेरी मेंटल कंडीशन की वजह से, और अच्छा। एक दफा तो
2 दफा अरेस्ट हो चुका हूँ। आप जब अरेस्ट होने की बात करते हैं, अरेस्ट कैसे, यानी आपको डिटेन किया गया बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन ऑफेंसेस या कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस के ऊपर? नो, इट वाज सिविल ऑफेंसेस। एक ड्राइविंग का ऑफेंस था, अच्छा, ठीक है, और दूसरा एक क्रिमिनल था। तो ये दोनों मतलब कि एक ही साथ हुए हैं। ठीक अब है। मेरी एक्सटेंशन है, अब मैंने आगे एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, वो 10 ईयर रूट पे होगी। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब ILR अप्लाई करूंगा, ये जो मैंने कन्विक्शन की है, ये मैटर करती है कि नहीं? बिल्कुल क्योंकि मैटर जहाँ करती हैं तक- जी। हाँ, अच्छा जहाँ तक बताइए। मेरा नॉलेज है, ILR नेचुरलाइजेशन के लिए 3 ईयर टाइम्स elapse होना चाहिए आपका, अच्छा, 3 साल का। फिर उसके बाद आप नेचुरल, अब ये नॉन कस्टोडियल सेंटेंस है मुझे, क्योंकि नॉन कस्टोडियल सेंटेंस मिला है। ठीक। तो मेरे जो वहां तक मेरा नॉलेज है, जो मैंने चेक किया, वो इस तरह से है। तो ये 10 ईयर रूट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि वीजा मुझे ग्रांट हो जाएगा? अभी आपको जो पहला वीजा आपका चल रहा है, ये आपको अभी पहला ग्रांट हुआ हुआ है 2.5 साल वाला, या सेकंड ग्रांट है आपकी? ये मेरा पहला हुआ हुआ है। सो आपने अभी 2.5 साल का। पहली एक्सटेंशन करानी है ना अपनी? जी जी, 5 जी। साल के रूट पे, मगर और अभी आप 10 5 साल में के चली रूट पे हैं। जाएगी। ओके, चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जी। आप गौर से सुन लीजिए सर। नंबर 1, आपकी जब क्रिमिनल कन्विक्शन होती है, आपकी कोई ड्राइविंग ऑफेंस भी होता है, कुछ भी होता है, अगर आपकी कन्विक्शन की जाती है कोर्ट की तरफ से, सॉरी एक सेकंड, अगर आपकी कन्विक्शन कोर्ट की तरफ से की जाती है, उसका मतलब यह है कि आपको एज ए क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा, यानी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा। सो ये बात तो बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए, इसमें देयर इज नो डाउट। आपने जब इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना होगा, वहां पे इन सब चीजों की वैल्यू आती है। अभी आपने जब अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, देयर इज नो रीजन कि आपको 5 साल के रूट पे हटा के आपको 10 साल के रूट पे डाल दिया जाए। व्हाई शुड दैट हैपन? कोई ऐसा रीजन नहीं है, क्योंकि 5 साल आपकी जो एक्सटेंशन की बारी आती है, उसके अंदर आपकी क्रिमिनलिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। सो आपने जब अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, अगर आप स्पाउस वीजा की एक्सटेंशन कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपका इंग्लिश का टेस्ट हो, बिकॉज अक्सर लोग गलती यहां पे ये करते हैं कि A1 करके और फिर वही जाके आगे लगा देते हैं एक्सटेंशन के वक्त। एक्सटेंशन के वक्त आपको मिनिमम A2 लेवल चाहिए। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, आप जब अप्लाई करते हैं एक्सटेंशन के लिए, आपकी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, आपकी कोहैबिटेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, आपका सारा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो होना चाहिए। सो इनकम रिक्वायरमेंट नहीं पूरी, क्योंकि वो मेरी मेंटल ऑब्वियसली। बस फिर बात खत्म हो गई। इसका मतलब आपकी इनकम रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हो रही, यू नेसेसरली हैव टू गो ऑन टू द 10 ईयर रूट, करेक्ट? ओके, और जी। उसके बाद भी मैं 10 साल की बेस पे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस कंट्री में आए हुए 10 साल हो गए हैं। मैं 2012 में आया आप था। कहां पे बात आती है जी? अगर आप 2012 में आए और आप 2022 में जाके अप्लाई करना चाहते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए, अब आप मुझे बताइए कन्विक्शन कब हुई है आपकी? कन्विक्शन ये मेरी 2 महीने पहले हुई है, दोनों कन्विक्शन एक ही अच्छा, साथ। और आपकी दोनों नॉन कस्टोडियल सेंटेंसेस हैं, करेक्ट? दोनों नॉन जी, कस्टोडियल, एक ही so, मतलब कि एक ही hearing अब पे आप हुई है। अब आप सोच रहे हैं कि जी 2019 में मेरी कन्विक्शन हुई है, 2022 में मैंने जाके इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है, तो क्या ये चीज बॉदर करेगी? आई थिंक ये चीज आपको बॉदर करेगी, बिकॉज जब आप 3 साल की बात को देखते हैं, वो 3 साल आपका जो स्पेंट कन्विक्शन की बात होती है, ठीक? इमिग्रेशन रूल्स के अंदर उसको मिनिमम 4 इयर्स भी रखा जाता है। सो आपको ये दोनों चीजें कंफर्म करनी होंगी इन 2022 जब आपका टाइम आता है। अभी उसके ऊपर अपने सर के बाल ग्रे मत कीजिएगा, जो मेरा हाल हुआ है। सो उसको भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आप 2022 में पहुंचते हैं, उस वक्त देखिए कानून क्या कहता है और क्या किस तरफ आपने जाना है, बिकॉज आपको अभी तो क्लियर है कि आप 10 साल की रूट पे जा रहे हैं, 5 साल की रूट पे आप जा ही नहीं सकते अब आगे एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि आप इनकम रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर रहे हैं। सो जब आपने जाना ही है 10 साल के रूट पे, अपने आराम से एक्सटेंशन कराइए। जब 2022 में आपका टाइम होता है, उस वक्त फिर आप आइएगा कि अच्छा जी अब ये सिचुएशन है, अब देखें कानून क्या कहता है, ये मेरी कन्विक्शन फलानी डेट की है, कितना टाइम मुझे स्पेंड कन्विक्शन का बनता है और कितना टाइम नहीं बनता। ठीक है जनाब? और जी। जी बिल्कुल, बस एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, पिप में अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? ये मेरे ख्याल से मैं नो रिसोर्सेज पब्लिक फंड पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट, और या मेरी वाइफ मेरे बिहाफ पे कर सकती है? वेल, अगर आपकी डिसेबिलिटी है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है इन पेमेंट्स के लिए, तो फिर आप कर सकते हैं। फिर आपको लोअर रेट भी मिल सकता है, हायर रेट भी मिल सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर डिसेबिलिटी। मैं ब्रिटिश सिटीजन है, तो मेरे नो रिसोर्स पब्लिक फंड नहीं, देखिए, आप अगर आप अपनी बात कर रहे हैं कि आपकी डिसेबिलिटी है और आपके पास कोई नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर तो आपको नहीं मिलेगा ना सर। वो तो ऑब्वियसली जिसको एंटाइटलमेंट होती है उन्हीं का चलता है। ठीक है? डिसेबल तो इस टाइम मैं हूं, मेरी वाइफ भी नहीं कर सकती मेरे बिहाफ पे। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, मेरी इंफॉर्मेशन में तो नहीं होता। और प्लस बेनिफिट्स के अंदर ना मैं कभी एक्सपर्ट रहा हूं और ना ही मैं कभी अपने आप को एज एन एक्सपर्ट जवाब देना चाहता हूं। बेनिफिट्स के लिए बेस्ट होता है। बुखारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इसके शुक्रिया। लिए कोई अल्फाज ही नहीं है।
है। बहुत शुक्रिया ठीक है? सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी अल्लाह हाफिज, मेहरबानी। चलो, ओके चलो। जनाब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, टाइम कितना रह गया हमारे पास? अभी टाइम हमारा हुआ है 12:47। चलें, अभी मैं आधा घंटा और करूंगा इंशाल्लाह, सो डोंट वरी, आपकी कॉल्स मैं अटेंड कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि पूरा आधा घंटा और करके 1:15 तक मैं चलूंगा इंशाल्लाह। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं फिरदौसी बात कर रहा हूँ, सईद फिरदौसी। तो जनाब। मेरा आपसे सवाल है अपने वीजा के रिलेटेड। जी गर्देजी साहब। हाँ जी, तो मैंने एंटरप्रेन्योर वीजा डाला था 2014 में, हाँ, Tier 1। मेरा रिफ्यूजल आया था 2015 अगस्त में, और मुझे बाय पोस्ट जो रिसीव हुआ वो 2-2.5 महीने लेट हुआ था। अच्छा, तो मैंने नवंबर में 30 नवंबर को 2.5 महीने जैसे मुझे पोस्ट मिली, उससे नेक्स्ट वीक में मैंने इसका रिफ्यूजल चैलेंज किया ठीक, कोर्ट में। ठीक, ठीक है, तो कोर्ट ने मुझे आउट ऑफ टाइम दिया 3 मंथ्स बाद। उन्होंने कहा कि आप ग्राउंड्स लिखिए और अपनी आउट ऑफ टाइम की रीजन देखिए क्यों ठीक। 3 महीने बाद आपने, जबकि 14 दिन होते हैं। ठीक, तो वो मैंने उनको पोस्ट का जो बारकोड था वो साथ अटैच करके लगा के भेज दिया। ओके, अब उसके बाद कोर्ट ने मुझे अपील का ग्रांट किया कि ये जाती होगी, इंजस्टिस होगा अगर आउट ऑफ टाइम उसको मेंटेन किया जाता है। सो आपका जुडिशियल रिव्यू इन टाइम कंसिडर कर लिया गया, ठीक? हाँ जी, 3 महीने के दौरान में बेसिकली होम ऑफिस की तरफ से, क्योंकि 14 दिन होती हैं, तो इन्होंने बेसिकली मुझे जैसे कि समझे कि रिपोर्टिंग पे लगाया, जो भी किया वो भी लेटर्स मुझे नहीं मिले घर में। अच्छा। इन्होंने बेसिकली मुझे यानी कि समझ लेके इलीगल करार दे दिया। ठीक, अब उसके बाद चैलेंज हुआ, कोर्ट ने मुझे अप्रूव किया। उसके बाद मेरी एक हियरिंग थी, पता नहीं जनवरी में, वो डिले करवाई, तो नेक्स्ट ईयर जाके फिर जुलाई में जो हियरिंग हुई उसमें मेरा सक्सेसफुल हो गया ठीक। कोर्ट ने मेरा, क्योंकि स्टेटमेंट का सिर्फ एक इशू था। ये आपकी जुडिशियल रिव्यू है या आपकी अपील हेयरिंग थी जी? नहीं सर, ये फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल। फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल, सो आपको अपील की ना आपने मैंने फिर? अप्रूव किया हाँ, 2017 में। नहीं, पहले आपने कुछ जुडिशियल रिव्यू का जिक्र किया, मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आपकी एप्लीकेशन की गई, एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज हुई, आपको लेट मिली, आपने अपने ग्राउंड्स ऑफ एक्सटेंशन के साथ एप्लीकेशन डाली, कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है, आपकी अपील को इट विल बी इनजस्टिस अगर हम इन टाइम कंसिडर ना करें, और आपको इन टाइम कंसिडर कर लिया गया, करेक्ट? बेसिकली हियरिंग, हाँ, उन्होंने जी। हियरिंग कहा कि हियरिंग होगी। अब हियरिंग हुई और उसके बाद उन्होंने जनवरी में फर्स्ट हियरिंग रखी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने एसएआर नहीं भेजा था, मेरा होम ऑफिस ने चलिए, वो जो भी आपका सेक्शन 3C कंटिन्यूड रहा। अब आप मुझे आगे बताइए, अब आपका सवाल किस तरफ जा रहा है? सर, अब सवाल सिर्फ इतना सा है, मेरा नेक्स्ट ईयर 10 साल पूरे हो जाएंगे ठीक, अगस्त में। जी, तो अब मुझे ये डर लग रहा है, क्योंकि मेरा भी बिजनेस वीजा लग के आया है 7 मंथ्स पहले, ठीक। होम ऑफिस ने दिया है, क्योंकि ठीक। कोर्ट ने सक्सेसफुली उसी अपील को जो मैं कंटिन्यू कर रहा था, जी। जो कि मुझे इसकी वजह से 2 साल रिपोर्टिंग पे भी जाना पड़ा। ठीक। तो वो बस आपसे ये कंफर्म करना है क्या, क्योंकि सुना है कि जब आप ILR अगर आपका राइट रिफ्यूज हो जाए और आपके पास वैलिड वीजा हो यूके में, तो फिर आपका उसके पे अपील राइट नहीं होता। जी। ये मैंने सिर्फ आपसे कंफर्म करना है कि मैं नेक्स्ट ईयर ILR डाल सकता हूँ कि नहीं ऑन टाइम। बिल्कुल आप डालें। मैं आपको यही कहूंगा, यहाँ पे देखिए, दोनों चीजों का आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर आप एप्लीकेशन नहीं डालते ILR की, तो आपने उसको मिस कर दिया ना चांस को। आपके पास एक चांस है, आप उसको ट्राई तो कर सकते हैं। आपके लिए जो डिफिकल्टी आ रही है वो ये आ रही है कि आपकी अपील इन टाइम सबमिट नहीं हुई। इट इज अ फैक्ट, ठीक? आगे कोर्ट ने इसको कंसिडर कर लिया कि नहीं, इट वुड बी अनजस्ट नॉट टू कंटिन्यू विद द अपील, वो एक डिफरेंट टाइम है। लेकिन द फैक्ट इज कि आपकी अपील इन टाइम सबमिट नहीं हुई। अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप अपनी इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन डालते हैं, बजाय इसके कि आप वो बिल्कुल आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखने लग जाएं, डील विद दिस मैटर हेड ऑन। आप जब अपनी एप्लीकेशन डालें, उसको स्टार्ट ही ऐसे कीजिए कि जी फलानी डेट से फलानी डेट तक ये टाइम था जहां पे मेरी अपील सबमिट नहीं हुई, जबकि 14 डेज इस डेट से इस डेट पर बनते थे, मुझे टाइम पे नहीं मिला, मैंने जब अपील सबमिट की, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सक्यूज मी, सो होम ऑफिस को एक डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करना चाहिए इस सिलसिले में, क्योंकि दिस वाज नॉट माय फॉल्ट। आई थिंक आपकी एप्लीकेशन बनती है, सो अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं तो उसको जरूर ट्राई करूंगा। और सर वो पोस्ट ऑफिस का जो है वो मेरे पास अभी भी होगा, वो प्रूफ वाला सारा कुछ प्रूफ अपने पास रखिएगा जी, वो सब कुछ रखिएगा। आपने उनको प्रूव करना होगा उस वक्त कि आपने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अपील तभी सबमिट कराई जब आपको मिला। जब आपको मिला उसके 14 डेज के अंदर आपने अपील सबमिट करा दी। ठीक है सर। अगर आपको पहले मिला ही नहीं तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, नहीं उसमें यही है, मैं अगला सवाल रिलेटेड जल्दी से कि देखिए, दूसरा ये है कि क्योंकि मेरा बिजनेस वैलिड है और अगर ये रिफ्यूजल होता है तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन जाहिर है, फिर मैं JR पे जाना पड़ेगा। जी, JR पे जाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। लेकिन आप एक ये है, एक सेकंड, एक चीज और कहता चलूं जी। होम ऑफिस कहता है ये इस दफा आप
2019 के भी मैंने उनकी क्लॉजेस पढ़ी हैं, उसमें वो कहता है कि अगर बेशक फर्स्ट टियर ट्राइब्यूनल किसी भी केस को अगर वो अपील अलाउ कर देता है, लेकिन होम ऑफिस कंसीडर आउट ऑफ टाइम, Yes. so long as it's not submitted within the 14-day time Yes. frame. तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि अगर वो ग्राउंड्स अच्छे बनाए जाएं तो उसमें उम्मीद है। देखिए ना सर, सिंपल बात है, आप या तो ये होम ऑफिस की वो वेबसाइट पे पढ़ के छोड़ दें उसको, एंड दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। अगर वो आपका टाइम काउंट नहीं होता लीगल, तो दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी आपने वो अपील की थी 2016 में की थी, जब भी वहां से आपका फिर 10 साल का टाइम जीरो से शुरू होगा। समझ रहे ना? सो इट डजंट मेक सेंस कि आप उसको ट्राई भी ना करें ना। हाँ जी, सही। मैं तो इस चीज का बड़ा फैन हूं कि जी अगर आपने कहीं पे कोई दिल से मेहनत करके जोर लगा के करेंगे और आपका अगर बात बनती है तो 100% आपको जोर लगाना चाहिए उसके ऊपर। सर बिल्कुल ठीक है, मैं इसीलिए आपसे वो अपॉइंटमेंट इस चीज की लेनी है, क्योंकि अभी तो साल पड़ा है, लेकिन हाँ। आपसे टेक्स्ट भी हुआ था इस सिलसिले में। बस मुझे होप चाहिए, क्योंकि वो स्क्रैच से स्टार्ट करना बड़ा अजीब सा लगता है। नहीं, आई फुली अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने आपको इसीलिए क्लियरली बता दिया, और आई एम ग्लैड कि आपने खुद भी इसको पढ़ा हुआ है और आपको ये चीज पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, कि एज अ फैक्ट, हाँ, एज अ फैक्ट ये चीज ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते इस पॉइंट को। ठीक है सर, यानी कि उसमें चांस है मुझे परसों करना चाहिए। आई थिंक आपको उसको डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करवाने के लिए आर्ग्यू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एंड देन इफ द डिस्क्रेशन इज नॉट एक्सरसाइज प्रॉपर्ली एंड इट्स स्टिल रिफ्यूज्ड, you can then judicially review that in court and say that the discretion has not been exercised properly. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट Okay, सर। all the best ji. I'll see you inshallah next year, hopefully. Cheers, sir. Good one. Okay जी, अल्लाह हाफिज। अब ये जो पॉइंट इन्होंने उठाया, बहुत अच्छा उठाया गद्दी साहब ने, बिकॉज अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन ही रहता है कि जी हमारा सेक्शन 3C कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं। अब जब आपने एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन का आपका टाइम गुजर चुका था, लेकिन उसको होम ऑफिस ने वही कंसिडर करना है कि जो आपकी डेट बनती थी वो उसी डेट से उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं तो उसको आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि डिस्क्रेशन ought to have been exercised in your favor। अगला सवाल लेते हैं जी। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे, मेरा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको अप्रिशिएट करना चाहता था। ओह थैंक यू। आपने मेरा केस लड़ा था अपील में तकरीबन 3 साल पहले, अच्छा। पास है मैनचेस्टर से। अच्छा। तो वो विन हो गया था, सब कुछ ILR मुझे मिल गया था, और आज खुदा के उससे मुझे यूटिलाइजेशन भी मिल चुका है। ओह वेरी गुड सर। Just want to say how good work you are doing, और Very grateful, sir. वेरी ग्रेटफुल सर। अभी कोई 2-3 दिन पहले किसी साहब ने लिखा हुआ था वहां पे मेरे फेसबुक के कमेंट्स में कि जी सारा टोपी ड्रामा है, सारा झूठ है, सारा फेक है, कोर्ट में जाके इसकी आवाज नहीं निकलती। सो आप जरा खुद ही बता दीजिए कि कोर्ट में मेरी आवाज निकली थी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। उस टाइम तो आपने मुझे रिप्रेजेंट नहीं किया, आपके वो थे। अच्छा, ओके, फर्म ने रिप्रेजेंट किया था। अच्छा ठीक है सर, चले खैर, होपफुली कोई मेरी गवाही इस चीज पे भी देने को तैयार होंगे कि मेरी कोर्ट में आवाज निकलती है कि नहीं। नहीं, आपकी निकलती है डेफिनेटली। जब मैं आया था तो मैं तो किसी और वकील के पास पहले गया था, तो उन्होंने हमें डिच किया था, तो आप उसके बाद हम आपके पास आए थे, तो आपने हमारी बहुत हेल्पफुल की थी। वेरी ग्रेटफुल। आपने केस बिल किया था वेरी नाइसली, और अभी यानी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन भी है, सब कुछ है। थैंक यू फॉर योर गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच। और हर किसी को यानी जो है ना, यानी आप सही जो है वो देते हैं, यानी इंफॉर्मेशन एवरीथिंग। मैं कोशिश जरूर करता हूँ सर, कोशिश जरूर करता हूँ, और आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने फोन किया। आप 3 साल पुराना आपका केस था और आपने अभी भी उस चीज को अप्रिशिएट किया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक यू। इमेजिन करें, मेरा कोई भी यानी शौक नहीं है, फिर भी अभी भी मैं आपको फॉलो करता हूँ जी, सुनता भी हूँ। हमारा सारा केस सॉल्व हो चुका है, मेरी वाइफ के पास भी स्टेटस है, मेरे पास भी है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ, बट स्टिल वी लिसनिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। रिकमेंडेड भी करते हैं किसी दोस्त या फ्रेंड को। थैंक यू। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप कितना ब्यूटीफुल वर्क कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे लिए रिव्यू लिखिएगा फिर जाके जरूर। डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू जी। अगली कॉल लेता हूँ जी मैं। ओके, थैंक यू सर, खुदा हाफिज। ओके, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। इससे पहले कि कोई कहे कि जी मैंने किसी को खुद प्लांट किया था यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने खुद फोन किया है। अगली कॉल लेता हूँ जी मैं। जी हेलो जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, एक थोड़ी सी मुसीबत है, सवाल एक करना है सर। बताइए। पाजी का ना क्या चीज? छोटी पाजी का केस जमा कराया था इधर से ना, उसकी माँ के साथ। अच्छा, तो सर जी वो उन्होंने जो है ना पहले फीस कोई नहीं ली हमसे, तो बाद में उन्होंने लिंक भेजा कि इस पर लिंक पर जो है ना आपने फीस पे करनी है। अच्छा।
तो आंसर चार्ज होती है। तो वो सर जी वो ऐसा हुआ कि वो आपने लिंक खोला तो थोड़ी बैंक की डिटेल में जो एक हरफ गलत लिखा गया। अच्छा तो वो लिंक अब कैंसिल हो गया है और उसकी लास्ट डेट जो थी वो 12 थी। तो वो कह रहे थे 12 तक अगर आपने पे ना किया तो आपकी केस रिफ्यूज कर दिया जाएगा और refund सर, ये सारा कुछ आप खुद कर रहे हैं? जी ये सारा कुछ आप खुद कर रहे हैं? नहीं, एक दोस्त है मेरा सोलिसिटर वो कर रहा है। अच्छा, चलें, वो सोलिसिटर साहब को तो फिर पता होता है ना कि क्या करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है मामले को। आपको तो इसमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब अगर लिंक आपका कैंसिल हो गया है तो उनको आप दोबारा ईमेल करते हैं, उनको दोबारा कांटेक्ट करते हैं कि जी दोबारा से लिंक अपना एक और भेज दीजिए, या आप नई पेमेंट कर देते हैं। नई पेमेंट करके जो पुरानी पेमेंट होती है उसको रिफंड करा लेते हैं, ताकि आप नए लिंक से कर लें उसको। अपने आप को उस पोजीशन में मत डालिए कि कल को आपको बड़ी मुसीबत पड़ जाए। अब देखें, अगर एक डेट है आपकी 12 तारीख की डेडलाइन है, उस 12 तारीख से पहले उनको एनएचएस की या जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की पेमेंट मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती, उनका प्रोसेस तो चल पड़ेगा ना। आपकी कोई भी वजह होगी जिस वजह से नहीं कर सके, उनका प्रोसेस तो चल पड़ेगा। ईमेल किया, ईमेल का सर जवाब भी कोई नहीं आ रहा। तो अच्छा, चले, मेल का जवाब नहीं आ रहा तो जिस तरह मैंने आपको अर्ज की, एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन अक्सर लोग सोचते नहीं है इसके बारे में क्योंकि दोबारा पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप नई पेमेंट कर दीजिए। ओके, पुराने लिंक को छोड़ें, अभी जाइए वापस लिंक के ऊपर जाइए, नई पेमेंट कर दीजिए। आपका नया आईएचएस रेफरेंस इश्यू हो जाएगा, उनको फौरन भिजवा दें। पहले अपना स्टेटस तो लीजिए ना। जब आपका स्टेटस आ जाता है उसके बाद पुराना लिंक उनको भेज के उनसे कहिएगा कि जी ये वाला लिंक जो यूज नहीं हुआ, ये मेरी पेमेंट वापस कर दें। थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा पेमेंट के लिए, लेकिन आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी। अच्छा, नहीं वो जो अभी वो जो उसका नीचे लिखा हुआ है कि विजिट करें मोर ऑप्शन, उस पर विजिट करके वो दोबारा नई पेमेंट कर दे। ठीक है जी बिल्कुल, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि नई पेमेंट करके फिर पुरानी पेमेंट का रिफंड लीजिएगा जाके। सही, ठीक है जनाब, चले, ओके, ऑल द बेस्ट जी, अल्लाह हाफिज। अभी इन साहब को तो मैंने जवाब दे दिया है, लेकिन प्लीज 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 इस तरह की चीजों से ग्रेस करें। जब मैं आपको इधर फेसबुक लाइव पे बात कर रहा हूं, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेके मैं आपको बेसिक आगे से जवाब दे सकता हूं, लेकिन प्रॉपर लीगल एडवाइस का ये किसी तरह से भी नेमल बदल नहीं है। दिस इज नॉट प्रॉपर लीगल एडवाइस। इसलिए प्लीज मेरी बात को सुन के उसको एज इंफॉर्मेशन लीजिए। हाँ, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरी एडवाइस के ऊपर या मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो फिर प्रॉपर एडवाइस करके फिर आगे कीजिएगा। अगला सवाल पकड़ते हैं जी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जनाब, वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, मेरा सवाल ये था कि मैंने 7 ईयर के रूट पे अप्लाई किया था। हाँ, तो अभी लास्ट वीक मेरी बच्ची पैदा हुई है। जी, तो अभी वो इन प्रोसेस है एप्लीकेशन ऑलरेडी। ठीक। तो हम ये कैसे करें? मुझे कल बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल गया है। ठीक। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे ऐड होगा? आप दो चीजें कर सकते हैं सर। एक तो आप इंतजार कीजिए कि जब आपकी एप्लीकेशन होकर आ जाती है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको स्टेटस ग्रांट हो जाता है, तो फिर आप अपनी बच्ची को ऐड कर लीजिएगा जो नया बच्चा आपका पैदा होता है। फिर आप नई एप्लीकेशन करेंगे, उस एप्लीकेशन के साथ आप जाके बच्चे को ऐड करा के या बच्चे की इंफॉर्मेशन डाल के और उसकी फीसें वगैरह डाल के आप वो कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो ये है कि आप इसी वक्त उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी भेज दें बच्ची का, और उनको लेटर भी भेज दें कि जी हम नई एप्लीकेशन अपने बच्ची को भी ऐड करना चाहते हैं बीच में, तो पहली एप्लीकेशन की वेरिएशन कर दें, तो वो वेरिएशन भी हो सकती है। दोनों चीजें आपके पास ओपन होती हैं। तो ये वेरिएशन जो है ये उसके टाइम फ्रेम में तो नहीं इफेक्ट करेगी? क्योंकि ऑलरेडी मैंने नवंबर में अप्लाई किया था। नहीं जी, कोई टाइम फ्रेम को इफेक्ट करना नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी एप्लीकेशन को जो उन्होंने कंसिडर करना है वो इस बच्ची की बेस के ऊपर नहीं करना। वो तो आपके जो पिछली बच्ची है जिसके 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, उसकी बेस पे कंसिडर करना होगा ना। चलें, सो टाइम फ्रेम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट सर। और साथ आजकल क्या टाइम फ्रेम चल रहा है? क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा टाइम हो गया। आई विश कोई एक टाइम फ्रेम हो के मैं सबको बता सकूं जी। मेरे पास ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं जिनको 5-6 महीने के अंदर जवाब आया है, ऐसी भी एप्लीकेशन है जिनको 1.5 साल गुजर गया हुआ है, ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं पिछले साल उन्होंने अगस्त में डाली नहीं है, अभी तक उनके जवाब नहीं आए। आप अपना बता रहे हैं आपकी नवंबर की एप्लीकेशन डाली भी, उसका जवाब नहीं आया। देयर इज नो सेट टाइम सर। ओके, 6 मंथ्स का एक टाइम होता है जो मैं हमेशा कहता हूं, 6 मंथ्स के टाइम को एज अ गाइडेंस लीजिए। अगर 6 मंथ्स में आपको जवाब नहीं आता है, फिर आप जरा शोर मचाना शुरू कर सकते हैं उनके साथ। इसीलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे खींच खूंच के अफोर्ड कर सके, तो अपनी जब एप्लीकेशन डालनी हो उसको कोशिश करें कि आप सेम डे सर्विस में ले जाएं, यानी जो वो 24 आवर सर्विस है जिसको सुपर प्रायोरिटी सर्विस कहा जाता है। ठीक है, 800 पाउंड पर पर्सन एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन आपको 24 घंटे में जवाब तो आ जाता है ना।
मेरा ख्याल है जिंदगी में वो ज्यादा बेहतर है। क्या चीज? सेम डे अगर हम प्रोसेस अभी शुरू करें जी, तो उसमें कितने आगे अपॉइंटमेंट मिलती है, उसका क्या प्रोसेस वो है? तो आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं ऑनलाइन, अपनी जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाता है कैलेंडर का, जिसके ऊपर वो डिसाइड करना है आपने कि आपने कब की अपॉइंटमेंट लेनी है। सो आपको बहुत सारी वेरीड अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, कभी हफ्ते के अंदर भी मिल सकती है, आपको 2 हफ्ते की भी मिल सकती है। कभी अगर बिजी होते हैं तो वो आपको कहते हैं कि अच्छा जी आप अपना एक 500 पाउंड एक्स्ट्रा पे करें तो हम 8 और 9 बजे के दरमियान सुबह की अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे। वो आपको 2-3 दिन के अंदर भी मिल जाती है। चलें ठीक है जनाब, ऑल द बेस्ट ठीक है, सर। बहुत शुक्रिया, ओके, बहुत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह ओके, हाफिज जी। ठीक है। ओके दोस्तों, फ्रेंड्स, देखने वालों, सुनने वालों, हमारे मेरा ख्याल है अब 12 मिनट रह गए हैं पीछे। सो मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके और जवाब दे सकूं। बहुत सारे 109 मैसेजेस आए हुए हैं मेरे फोन के ऊपर और मेरा ख्याल है 52 मिस्ड कॉल्स के साथ चल रहा है सारा कुछ अभी। सरप्राइजिंगली देयर इज नो फोन कॉल। सो अगर आप अभी मिलाएं तो मेरा ख्याल है फौरन लाइन मिल जाएगी, और अगर नहीं तो फिर मैं भी रेस्ट करता हूं जाके। अच्छा नहीं, कॉल आ गई है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, शुक्र है कॉल मिल गई। अच्छा, अभी तो बाय चांस कोई 2 मिनट के लिए कोई भी कॉल नहीं थी आउटसाइड। अच्छा सर, जनाब, मैं पहले तो बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने आपको कॉल की थी, मई 2018 में, अच्छा और आपने काफी ज्यादा सपोर्ट की थी और मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि सेक्शन 3C क्या होता है। अच्छा और आपने मुझे एक्सप्लेन करके वो तसल्ली की वजह से वो 1 साल गुजर गया उसी तसल्ली के बहाने। ठीक, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने Most गाइड welcome किया जी। था। क्वेश्चन मेरा ये है कि 2018 में मैंने अपील विन की थी। ओके, मेरा लाइसेंस रिवोक्ड हो गया था कॉलेज का, तो मुझे 10 साल हो गए इस कंट्री में आज। ठीक ठीक है, आए हुए यहाँ पे जी, तो अप्लाई मैंने किया पिछले महीने राइट 25 को। तो वो कुछ इस तरह ये हुआ कि कुछ दोस्त बता रहे हैं कि अप्लाई करने से पहले, लेकिन आपको ये बताऊं कि होम ऑफिस की तरफ से जब मुझे लेटर आया 2 महीने पहले जी। कि आप अपनी 60 डेज का लेटर इसमें अपने कॉलेज वगैरह कुछ कर सकते हैं, और इसी 60 डेज के अंदर यू आर ओपन टू अप्लाई इन एनी अदर कैटेगरी। ठीक, तो वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, यानी कि 26 दिन पहले, 28 दिन यानी कि पहले मैंने उसको अप्लाई कर दिया, एग्जैक्टली 26 दिन पहले, ठीक। 10 साल पूरे होने की वजह से, जी, होने से पहले, यानी कि वो 28 दिन पहले आप कर सकते हैं, अप टू 20 डेज बिफोर कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, 28 डेज। तो वो एक दोस्त बता रहा था कि आपने जब अप्लाई किया तो उससे पहले आपको जो स्टूडेंट की आपकी एप्लीकेशन थी पहले उसको विड्रॉ करना था, फिर अप्लाई करना था। तो मैंने उनको बताया दोस्त को, मैंने कहा उसके लेटर के ऊपर लिखा था कि यू आर ओपन टू अप्लाई इन एनी अदर कैटेगरी ड्यूरिंग दिस 60 डेज। जी बिल्कुल ठीक। तो मैं कंफ्यूज हो गया उस दोस्त की बात से। तो मुझे सर आपका दोस्त बैरिस्टर है, सोलिसिटर है, जज है, क्या है? वो बस चपक्का सोलिसिटर ही है, बन रहा है। अच्छा, बन रहा है अभी। उससे क्या पहले इंतजार कर रहे हैं, जब वो बन जाए पूरा तो फिर आपको मशवरा दे। अभी इसलिए ये चीज कहता हूँ, वो मुझे उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी है। सिर्फ बात ये होती है कि लोग बेचारे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनके पास एक फुली अंडरस्टैंडिंग हर चीज की नहीं होती है। आपके लिए एक जो मुझे बात समझ आती, जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन बताई, आपके 10 साल चल रहे थे, आपके 10 साल चलने में आपकी एक अपील का मैटर आता है, आपकी अपील आपने विन कर ली और आपको स्टेटस उसके ऊपर मिल गया मेरा ख्याल है, और फिर आपको उन्होंने कोई 60 डेज का लेटर डाला, राइट? कि जी आपकी मुझे 2018 में मैंने विन की, ठीक। तो मैंने आपको कॉल की, राइट। आपसे इन्फॉर्मेशन ली, आपने मुझे गाइड किया कि आपकी जो लीव चल रही है सेक्शन 3C चल रही है, जब तक चलेगी यू आर ऑन द लीगल जी ठीक है, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। राइट। तो वो करते करते 1 साल गुजर गया, 2 महीने पहले उन्होंने मुझे फिर लेटर भेजा। आई सी, ओके। सो आपकी जो अपील विन हुई उसको इम्प्लीमेंट करने में उन्होंने 1 साल लगा दिया, करेक्ट? जी ठीक है। सो अब उन्होंने आपको फाइनली लेटर भेजा कि जी 60 डेज के अंदर हमें कोई कैश लेटर अपना दीजिए या जो कुछ भी करना है, राइट? हाँ। सो अब आपने जो, और उसके अंदर लिखा होता है आपके लेटर में, आपने मुझे बताया कि साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने 60 डेज खत्म होने से पहले अपनी सूटेबल एप्लीकेशन डालनी है, करेक्ट? यू आर ओपन टू अप्लाई इन एनी अदर कैटेगरी। दैट्स राइट जी। सो आपने क्या चीज की, आपने जो अपनी 60 डेज खत्म होने से पहले आपने इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन डाल दी, बिकॉज यू बिलीव कि आपका सेक्शन 3C कंटिन्यूड है। जी, दैट्स फाइन जी, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो वो जो मतलब पहली वाली जो स्टूडेंट चल रही थी उसको मैंने अपने
मैंने फिंगरप्रिंट्स होने से एक दिन पहले उसको मैंने मेरी बात सुने सर, उसके अंदर आपको जाने की या अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, प्लीज मत कीजिए उसको, बिकॉज आपको उन्होंने वो जो अपील इंप्लीमेंट करने के लिए लेटर भेजा कि हम 60 डेज का आपको टाइम दे रहे हैं, या अपना हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन दीजिए कॉलेज की, या कोई और सूटेबल एप्लीकेशन कर लीजिए। करेक्ट? आपने दूसरी सूटेबल एप्लीकेशन कर ली कि जी मेरा तो टाइम कंप्लीट हो गया है लीगली इन द यूके फॉर 10 years, उसकी बेस पे मैं अपनी इंडेफिनिट लीव अप्लाई कर रहा हूं। सो आई थिंक यू आर ऑल राइट जी। लेकिन ये आपने खुद किया सारा कुछ या वकील के थ्रू किया? सर मैंने ये सब कुछ खुद किया है। ओ अल्लाह का वास्ता है मेरे भाई, बस करो ये चीजें करने, क्यों अपने आप को मुश्किलात में डालते हो? अब फजूल आप थोड़े से जो वकील के आपने पैसे बचाने होते हैं, देखो होम ऑफिस की फीस 2000 पाउंड होती है, 2500 पाउंड होती है, 3000 पाउंड होती है, आप लोग देते हैं ना? एग्जैक्टली 2397 पाउंड आपने होम ऑफिस की फीस अभी पे की। लेकिन अगर आप वो फीस को बचाने के लिए किसी प्रॉपर सोलिसिटर को पैसे दे के उससे एप्लीकेशन कराए तो आपको एक पीस ऑफ माइंड तो हो जाएगा ना। अभी आपको जो मुझे आप पूछ रहे हो मैं आपको जवाब तो दे रहा हूं। अब मेरे यहां से बात सुन के आप कहोगे जी मुझे सब पता चल गया, मैं जाके अपनी एप्लीकेशन कर सकता हूं, ठीक है, 10 में से 9 लोगों की एप्लीकेशन हो जाए, किसी एक की गलत होगी तो क्या, ठीक है ना? इसलिए मैं बस सजेस्ट करता हूं कि प्लीज ये हाथ में अपने कानून को मत लिया करें और कानून को कानून के हाथ में रहने दिया करें। ओके चले, ऑल द बेस्ट सर, आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा जो आपने मुझे बताया है, होपफुली यू विल बी ऑलराइट। इंशाल्लाह जी, ऑफ कोर्स इफ यू नीड टू, ऑफ कोर्स। आपने काफी सपोर्ट किया, चाहे मैं आपको मिला नहीं हूं लेकिन आपसे आई एम इन टच विद यू। आई थिंक 1 साल पहले की बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस और यू आर द बेस्ट सॉलिसिटर। ओह थैंक यू, वेरी वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक यू सो मच। आपसे मिला नहीं हूं लेकिन आई थिंक यू आर द बेस्ट वन। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं। अगेन चले, अभी कॉल आती है तो फिर मैं सवाल ले लेता हूं, लेकिन फिर दोबारा से मेंशन करता चलूं जिस तरह मैंने पहले बताया, मैनचेस्टर इंशाल्लाह 20 जून को मैं अपॉइंटमेंट्स कर रहा हूं और बर्मिंघम की 27 जून को इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट्स कर रहा हूं। दोनों दिन जो मैनचेस्टर और बर्मिंघम का क्राउन प्लाजा होटल है वहां पे करूंगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, हेलो अली बुखारी बात कर रहे हैं? जी, अली बुखारी बात कर रहा हूं, बताइए। सर एक्चुअली मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बताएं। मैंने अपने बेटे के 7 साल कंप्लीट होने पे एप्लीकेशन की हुई है। अच्छा। और उसका बायोमेट्रिक्स भी आ गया, वो भी कर दिया उन्होंने। मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वापस भेज दिए हैं कि हमने स्कैन कर लिए हुए हैं। ठीक। तो आप मुझे कोई गाइडलाइन बताएंगे कि कब तक डिसीजन आ सकता है और कितना मुझे वेट करना चाहिए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किसी को बताया था जी कि इसका कोई सेट टाइम नहीं है, बट जनरली आप एक्सपेक्ट कीजिए कि विद इन 6 मंथ्स आपको जवाब आना चाहिए, लेकिन कई दफा 6 मंथ से ऊपर भी टाइम लग सकता है। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जल्दी शायद आ जाए क्योंकि बायोमेट्रिक्स भी हो गए हैं तो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी वापस जी, बायोमेट्रिक्स भी जल्दी हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी हो जाते हैं, बट देखिए आपने अगर सिर्फ ये पूछना है कि आपका कितना टाइम है तो ऑब्वियसली वो एक कानूनी दाव पेच वाला सवाल नहीं है ना। आप मुझसे कोई कानूनी सवाल पूछ लेंगे तो मैं आपको ज्यादा बेहतर जवाब दे दूंगा। और जी। पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के लिए आप क्या अभी मेरे जो पासपोर्ट है मेरा और मेरे एक बेटे का, हाँ। वो हम के पास है और वो एक्सपायर हो चुका है, मेरे बेटे का नहीं मेरा वाला। ठीक। तो मुझे ये नए पासपोर्ट बना लेने चाहिए ना, वीजा लगने पे या उनकी रिक्वायरमेंट आने पे बनवाने चाहिए? नहीं, आप पहले बनवा लीजिए, जब उनकी रिक्वायरमेंट आए तो आप उसी वक्त पकड़ा दीजिएगा। आप उस वक्त क्यों शुरू करना चाहती हैं? फजूल में डिले होगा काम आपका। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है अब बस किया जाए क्योंकि मुझे दफ्तर में भी बताया जा रहा है कि कोई कंसल्टेशन के लिए आए हुए हैं, अपॉइंटमेंट वेट कर रहे हैं। अगर अभी तो कोई कॉल आ जाती है, अभी कोई फोन बज नहीं रहा, लेकिन अगर कोई कॉल आ जाती है तो आई विल डेफिनेटली टेक वन मोर। और चले, कॉल आई गई है, अभी मैं लास्ट कॉल ले रहा हूँ जी। हेलो जी, बुखारी चैम्बर से बात करें? जी अली बुखारी बात कर रहा हूँ, बताइए सर, अपना सवाल पूछिए। मैंने पूछना ये था कि मैं 2009 में आया था और इन बिटवीन मेरा 2005 में मेरा जो है ना Tier 2 के कंटेनमेंट लेटर आया था। 2009 में आए थे जी? ये 2009 में। तो 2005 में आपका कर्टेलमेंट लेटर कैसे आ गया? 2015 में, सॉरी। अच्छा ओके, कर्टेलमेंट इन 2015, ठीक है। विद इन वो जो 60 डेज थे मैंने Tier 1 पे स्विच कर दिया था, मेरा ठीक। वीजा भी हो। राइट। ठीक है, तो मैंने पूछना था कि चूंकि
क्योंकि मेरे 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, हाँ, तो वो मेरा वो 10 साल में कोई ब्रेक तो नहीं बनता है यार? बोल, जो आपने मुझे बताया इसकी वजह से तो ब्रेक नहीं बनता जी। आपने 2009 में आप आए, आपका सारा टाइम लीगल चलता रहा, कर्टेनमेंट लेटर आपको आया बीच में 60 डेज का, उस 60 डेज के अंदर अंदर आपने नई एप्लीकेशन कर दी, वो एप्लीकेशन आपकी कामयाब हो गई और आपका थ्रू आउट लीगल टाइम ही चलता रहा है। सो अगर सारा कुछ लीगल चलता रहा है तो फिर आई डोंट सी एनी रीजन कि आपका क्यों मसला होगा। ठीक। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरी वाइफ मेरे साथ हाँ। है, तो जब मैं 10 साल के बेस पे जाऊंगा तो उनका साथ अप्लाई करना पड़ेगा या वो नहीं जी, आप जब 10 साल की बेस पे अप्लाई करते हैं उसमें आपके साथ कोई डिपेंडेंट नहीं हो सकता। 10 इयर्स की जो 276 की एप्लीकेशन होती है उसको आप याद रखिए कि वो सिर्फ एक बंदे की होती है, उसमें आपको कोई डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं होते। लेकिन अगर आपकी वाइफ थ्रू आउट आपके साथ रही हैं तो उनके अपने 10 साल कंप्लीट होते हैं, तो वो अपना 10 साल के लिए अप्लाई करेंगी। जी नहीं, उनके 10 साल नहीं कंप्लीट होते, वो उनका टाइम थोड़ा है। ओके, चले, उनका टाइम थोड़ा, तो फिर वो उनको फिर अपना टाइम पूरा करना होगा ना। आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है, आपका जो टाइम चल रहा है वो आपका 10 ईयर्स का अपना कंप्लीट हुआ है, सिर्फ वाइफ का नहीं, सो वो आपकी डिपेंडेंट नहीं होंगी इसके अंदर। ठीक। तो जब मैं एप्लीकेशन मेरा सक्सेसफुल होगी तो उसके बाद मैं उनका जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो यू बिकम एन इंडेफिनिट लीव होल्डर। जब आपके पास इंडेफिनिट लीव है तो आपकी वाइफ अप्लाई कर सकती हैं एज अ स्पाउस ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट सेटल्ड इन द यूके। अपनी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिएगा, इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी कीजिएगा, उनको 5 साल के रूट पे आप स्पाउस वीजा दिलवा सकते हैं। चलें। ओके जी, बुखारी साहब, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज जी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरा प्रोग्राम कह लें, इसको शो कह लें, जो भी कह लें, हमारा फेसबुक लाइव फॉलो करने का, इसको सुनने का। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपका कोई छोटा मोटा सवाल हो जिसका मैं जवाब दे सकूं। अब मेरा ख्याल है चलें, एक कॉल आ गई, अभी 2 मिनट रहते हैं, चलो मैं फिर एक कॉल और ले ही लेता हूँ। जनाब जी, हेलो, मैं अभी खत्म करने लगा था लेकिन आपकी कॉल आ गई तो मैंने कहा चलो एक कॉल और ले लेता हूँ। जनाब बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन ये था कि मेरा ह्यूमन राइट्स के बेस पे मेरा रिसेंटली वीजा लगा है। हाँ, तो फैमिली के साथ सेपरेशन होने की वजह से बच्चों के साथ मेरा कांटेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये था कि क्योंकि बेटा तकरीबन 8 साल का हो गया, उसकी बेस पे मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ? सर आप किस बेस पे इंडेफिनिट जाना चाह रहे हैं? कुछ पता है किस कानून के तहत आप करना चाह रहे हैं या क्या सोच के आप इंडेफिनिट पे जा रहे हैं? आपका कोई इंडेफिनिट का नहीं बनता सर। ठीक है, आपका बच्चा है, आपका बच्चे के साथ कांटेक्ट है, उसकी बेस पे उन्होंने आपको 2.5 साल की लीव दी है, करेक्ट? जी सर, जी सर, वही आपको जो अब उन्होंने 10 साल के रूट के ऊपर डाला है, आपने अब उसी के ऊपर चलना होगा। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, चलिए, ओके जी, ऑल द बेस्ट सर, अल्लाह हाफिज। डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा से आपको थैंक यू करता चलूं और दोबारा रिमाइंड करता चलूं कि इंशाल्लाह मैनचेस्टर अपॉइंटमेंट्स 20 जून को, मैं इसलिए इतना पहले बता रहा हूं कि मैंने अब बार बार नहीं करना और महीने में प्रॉब्ली एक दफ़ा किया करूंगा या शायद उससे भी कम, लेकिन जब किया करूंगा तो आपको पहले अच्छी तरह से इन्फॉर्म करके, ताकि एक दिन जाऊं और अच्छी तरह से हम कर सकें। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैनचेस्टर के लोगों को मैं डील नहीं कर सकता। अगर आप कभी भी मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सो 20 जून मैनचेस्टर क्राउन प्लाजा इन शूट हिल और 27 जून इंशाल्लाह बर्मिंघम क्राउन प्लाजा सिटी सेंटर में। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी बात करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज।